नमस्कार, वैदिक क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं राजस्थान से संबंधित, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री की जो क्लासें हैं वो हिस्ट्री की केवल क्लासें हम क्रमबद्धता से ले रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान इतिहास के स्रोत, यानी कि जो शिलालेख हैं, उसके बाद साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बाद राजस्थान के सिक्के हैं आदि से ताम्रपत्र वगैरह, इन सब का हम क्रमबद्धता से क्या है अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। अगली जो क्लास है वो आज है और इसके बाद में लगभग 1-2 क्लासें और रहेंगी जो केवल शिलालेखों से संबंधित है। इसमें राजस्थान से जितने भी शिलालेख हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, उन सब का हमने इसमें क्या है सबको क्या है इन्वॉल्व किया है इन क्लासों में। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप रीट या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपको ये क्लासें समझ में आ रही हैं तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या किस प्रकार की दिक्कतें, कहाँ पर किस प्रकार की कोई कमी है, तो उससे हमें ज़रूर अवगत कराएं जिससे कि हम आगे की क्लासों में सुधार कर सकें। दूसरी चीज़, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि अन्य आपके जो दोस्त हैं, जो भी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का इस पर चार्ज नहीं है। आपका पूरा सिलेबस इसमें करवाया जाएगा, चाहे वो एसएससी से संबंधित हो जिसका चल रहा है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री हम क्रमबद्धता से चल रही है अपनी। दूसरी चीज़, जो राजस्थान रीट की एग्ज़ाम है तो रीट की जल्द ही हिंदी की क्लास है और ज्योग्राफी की क्लासें भी आपको शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास, इसकी क्लासें हम क्रमबद्धता से ले रहे हैं, तो आप क्लासें ध्यान से और पूरी देखा करें जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं। कुछ हमने इससे पहले जो घटियाला शिलालेख है, घोसंडी का शिलालेख है आदि के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रतिहारों की जानकारी, या नादशाह का शिलालेख है, यानी बहुत सारे शिलालेख हम पढ़ चुके हैं जिसमें गुहिल, चौहान वंशीय आदि राजवंशों की राजस्थान में क्या है जानकारी हमें देखने को मिलती है। अगला जो आता है रसिया की छतरी का शिलालेख, ये भाई साहब 1274 ईस्वी का है और चित्तौड़गढ़ में ये क्या है स्थित है। इसमें क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो जानकारी यहाँ से ये प्राप्त होती है भाई साहब कि एक तो यहाँ पर नरवर्मा, इसके अगर बात करें उत्कीर्णकर्ता, जो उत्कीर्ण इसको करवाया था तो उस उत्कीर्ण करवाया था नरवर्मा ने, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से प्राप्त होती है बप्पा रावल से, बप्पा रावल से नरवर्मा तक की जानकारी हमें इस शिलालेख से क्या है प्राप्त होती है। नरवर्मा तक वंशावली की जानकारी। राजस्थान के इतिहास की कोई एक चीज तो हत नहीं जिसमें से इतिहास हमने लिख लिया और हो गया पूरा। हर शिलालेख से जानकारियां जुटा करके एक निश्चित तौर पर हमने क्या है इतिहास को बनाया, ठीक है। जिसने भी इतिहास लिखा तो इन सभी शिलालेखों से वो एक क्या है एक एक चीज़ जानकारी को इकट्ठा करते हुए ये शिलालेख लिखे गए। इसके बाद जो आता है वो शिलालेख है पार्श्वनाथ मंदिर शिलालेख। ठीक है भाई, ये कहाँ पर स्थित है? अगर ईस्वी सन की इसकी बात करें तो ये है 1278 का, और ये भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्या जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है? तो ये देखो आप, जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है सबसे पहले इसका जो इसको उत्कीर्ण जो करवाने वाले हैं वो इसका उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि ये पार्श्वनाथ क्या है मंदिर है, यानी कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। अगर बात करें इसका निर्माण, तो निर्माण इसका करवाया था किसने भाई? यानी कि तेज सिंह की पत्नी, शासक तेज सिंह की पत्नी
जैतल देवी के द्वारा जैतल देवी के द्वारा इसका क्या करवाया गया भाई, निर्माण इसका करवाया गया। यहाँ से जानकारी क्या प्राप्त होती है, तो जानकारी यहाँ से हमें और जो जानकारी प्राप्त होती है वो है मेवाड़ शासकों की, यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, मेवाड़ शासकों की जानकारी। ठीक है, यानी कि तेज सिंह से पहले जो शासक हुए हैं उन सब की जानकारियाँ जो हैं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये दो शिलालेख हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है रसिया की छत्री का लेख 1274 ईस्वी का है। क्या जानकारी मिलती है, बप्पा रावल से नरवर्मा तक की वंशावली यहाँ तक मिलती है। जो गुहिल वंशीय शासक हैं बप्पा रावल, इनकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरा है पार्श्वनाथ मंदिर शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 1278 ईस्वी का है। क्या पता लगता है कि पार्श्वनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ से मेवाड़ शासकों की जानकारी मिलती है, तेज सिंह से जो पहले शासक हुए हैं मेवाड़ के, उनकी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला पढ़ेंगे शिलालेख। अगला है अचलेश्वर का शिलालेख। ठीक है भाई, कब का है, कब का है, 1285 ईस्वी का है और स्थित कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। ठीक है भाई, इसकी जो रचना की शिलालेख की तो वो की थी भाई साहब शुभचंद्र के द्वारा। शुभचंद्र ने इसकी रचना की थी। और अगर इसकी बात करें आगे की कि इसका निर्माण किसने करवाया, उत्कीर्ण इसको किसने करवाया, तो उत्कीर्णक जो थे इसके वो थे कर्म सिंह। इसके क्या थे भाई, उत्कीर्णक थे। ठीक है, क्या जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो जानकारी देखो ये एकमात्र राजस्थान का शिलालेख है जहाँ से ये प्राप्त हमें ये पता चलता है कि बप्पा रावल जो हैं, बप्पा रावल को हरित ऋषि के द्वारा या हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ, कृपा से राज्य प्राप्त हुआ, यानी एक प्राप्त हुआ। तो यहाँ से ध्यान दें कि यहाँ से एकमात्र ये शिलालेख ऐसा है जिससे हमें ये पता लगता है कि बप्पा रावल को जो राज्य की प्राप्ति हुई वो किसके द्वारा हुई भाई, हरित ऋषि की तपस्या या उसके कृपा से बप्पा रावल को क्या है, राज्य की प्राप्ति होती है। तो ये अचलेश्वर का शिलालेख है, 1285 ईस्वी का है, सिरोही में स्थित है। इसका जो रचना है, रचनाकार इसके शुभचंद्र हैं। उत्कीर्ण किसने करवाया, कर्म सिंह के द्वारा इसका उत्कीर्ण करवाया। दूसरी जानकारी यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की गुहिल वंश की वंशावली की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। यानी कि जो अचलेश्वर का शिलालेख है 1285 का है और कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। क्या प्राप्त होता है इस अचलेश्वर के शिलालेख से, ये प्राप्त होता है कि हरित ऋषि की कृपा के द्वारा बप्पा रावल को क्या है, राज्य की प्राप्ति हुई। और बप्पा रावल से लेकर के और आगे समर सिंह तक के शासन की वंशावली का यहाँ पर पता चलता है। ठीक है सर, इसके अलावा यहाँ पर बप्पा रावल से समर सिंह तक का राज्य और बप्पा रावल की, ठीक है, हरित ऋषि की कृपा। ठीक है, इतना जानकारी हमें इस लेख से प्राप्त होती है। अगला है
गंभीरी नदी का शिलालेख, गंभीरी नदी का शिलालेख। ठीक भाई, गंभीरी नदी का जो शिलालेख है इसकी डेट है लगभग 1301। ठीक है, कंफर्म डेट नहीं है लेकिन 1301 आप लिख सकते हैं। इसमें जानकारी क्या मिलती है, एक तो यहाँ जानकारी मिलती है समर सिंह द्वारा, समर सिंह द्वारा भूमिदान, भूमिदान की जानकारी। ठीक है, एक तो ये पता चलता है गंभीरी नदी के शिलालेख से। दूसरी यहां पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गंभीर नदी पर या गंभीरी नदी पर पुल निर्माण की जानकारी, पुल निर्माण की जानकारी। ठीक है भाई, अब बात ध्यान दें तो एक तो यहां से जानकारी प्राप्त होती है कि समर सिंह के द्वारा क्या किया गया, भूमिदान किया गया। दूसरी जानकारी यहां से प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर क्या है, पुल का निर्माण किया था। ठीक है भाई, इतनी जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। आगे देखो, आगे आएगा अगला शिलालेख जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। ठीक है, कितना कब का है भाई, 1428 ईस्वी का है। ठीक है, यहां से कितनी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं तो ये आप ध्यान दें। इसके पहली बात यहां पर प्राप्त जो होता है वो है एक तो हम्बीर देव यानी चौहान वंशीय जो गुहिल वंशीय, गुहिल वंशीय हम्मीर देव की उपलब्धियों की जानकारी, उपलब्धियों की जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये वही गुहिल वंशीय हम्मीर देव हैं जो 1301 में 1303 में जो साका होता है, मेवाड़ पर आक्रमण होता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, जहां पर पद्मावती के एवज में क्या होता है, जौहर होता है। ठीक है, वहां पर जो रावल शाखा जो थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम्बीर देव सिसोदिया के द्वारा यहाँ पर पुनर्राज्य की स्थापना की जाती है उदयपुर में, मेवाड़ वंश में, और आगे क्या चलती है, हम्बीर देव की वंशावली आगे चलती है जिसको हम क्रमबद्ध आगे पढ़ेंगे। तो ये वही हम्बीर देव हैं। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियों की जो जानकारी है वो श्रृंगी ऋषि के शिलालेख 1428 का है, उससे हमें ये प्राप्त होता है। अगर इसके उत्कीर्णक और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखो इसके उत्कीर्णक है, रचयिता तो है इसके, रचयिता है इसके वाणी विलास। ठीक है भाई, और उत्कीर्णक जो है इसके वो है पन्ना, पन्ना के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया। और यहाँ पर क्या किसकी जानकारी के लिए, एक भील जाति की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, भील जाति की जानकारी। भाई भील जाति की जानकारी किस एवज में प्राप्त होती है, तो ये पहला शिलालेख ऐसा है जो भील जाति का क्या था, उस टाइम रियासत थी अपनी पर्सनल। तो यहाँ पर क्या है,
इन्होंने हमीरदेव जो है इन्होंने भीलों की रियासत को क्या कर दिया, अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो उस संबंधित इसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है और उसी एवज में इसकी उपलब्धियों की जानकारी भी मिलती है, यानी भीलों पर इसकी विजय की जानकारी यहाँ से मिलती है हमें। दूसरी चीज यहाँ से एक और जानकारी मिलती है, राणा लाखा के द्वारा गया में मंदिर निर्माण की जानकारी, जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी। ये शिलालेख भैया उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का है। क्या प्राप्त होता है? गुहिल वंशीय शासक हमीरदेव के द्वारा जो भील जनजाति है उस पर विजयों का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इसके जो रचयिता हैं वो है वाणीविलास और उत्कीर्णक करता है इसके पन्ना। किसके? श्रृंगी ऋषि शिलालेख के जो उत्कीर्णक है कौन है? पन्ना है। और भील जाति का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, या राज्य का, उनके राज्य का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। दूसरी जानकारी हमें यहाँ से ये प्राप्त होती है कि राणा लाखा के द्वारा गया में मंदिर निर्माण का कार्य जो है करवाया गया। क्लियर? इतनी जानकारी यहाँ से। दूसरा है, अगला देखो, अगला जो शिलालेख है उसकी बात करते हैं। यह शिलालेख है देलवाड़ा का शिलालेख। कब का है? 1434 ईस्वी का है। क्या जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है? तो बहुत ही अच्छा शिलालेख है। सबसे पहले यहां से संस्कृत तथा मेवाड़ी भाषा की जानकारी, संस्कृत तथा मेवाड़ी भाषा की जानकारी। तो ये जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी एक और है जो टंक मुद्रा चलती थी इस समय, तो टंक मुद्रा के प्रचलन की जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। तो इतनी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है इस शिलालेख से, देलवाड़ा का शिलालेख। ठीक है सर, आगे बात करते हैं अगले शिलालेख पर। तो अगला है अगला जो शिलालेख है वो है रणकपुर का, या रणकपुर की प्रशस्ति, रणकपुर की प्रशस्ति। तो देखो आगे है रणकपुर की प्रशस्ति। कब की है? 1439 ईस्वी की है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे गुहिल वंश की एक इंपॉर्टेंट जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये संस्कृत में है। पहली चीज किस भाषा में है? संस्कृत, और इसकी लिपि है नागरी लिपि। क्लियर? इतनी जानकारी। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जहां से बप्पा रावल तथा कालभोज को, यानी कि औरों में हम जानकारी स्रोतों में जब पढ़ते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि बप्पा रावल और कालभोज क्या हैं? दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसी प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति, जो ये जानकारी मिलती है इसमें कि बप्पा रावल तथा कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। दूसरी चीज, इसी प्रशस्ति में
एक और जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहां पर बप्पा रावल को गुहिल का पिता बताया गया है, गुहिल का पिता बताया गया है। ठीक सर, इतनी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। यानी कि बप्पा रावल और तथा कालभोज दोनों क्या थे, अलग अलग व्यक्ति थे। दूसरी चीज, बप्पा को गुहिल का पिता माना है, जबकि हम ये जानते हैं कि गुहिल वंश इसको नाम दिया गया, इस वंश को, यानी उदयपुर जो मेवाड़ का राजवंश है गुहिल वंशी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आदि पुरुष कौन था, गुहिल था। लेकिन इस प्रशस्ति में ये जानकारी हमें उल्टी देखने को मिलती है, और यहाँ पर मिलता है कि गुहिल जो था उसके पिता कौन थे, बप्पा रावल थे। ठीक है, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये प्रशस्ति कहाँ पर प्राप्त होती है, तो ये होती है भाई साहब कुंभाकालीन मंदिर से प्राप्त हुई है, मंदिर से प्राप्त। ठीक है, कुंभाकालीन जो मंदिर है वहां से ये प्राप्त हुई है, क्या, रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। आगे आएगी, आगे देखो, अगला है कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ का शिलालेख कब का है भाई, 1460 का है। कहां पर स्थित है, राजसमंद में। ठीक है, क्या जानकारी यहां से मिलती है, यहां से एक तो कुंभा की विजयों का वर्णन इसमें है, कुंभा की विजयों का वर्णन, विजयों का वर्णन है। दूसरी चीज इसमें एक जानकारी और मिलती है, और वो जानकारी ये है कि यहाँ से इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, महेश है। कौन है, महेश। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है हमें। रचयिता इसके हैं महेश। ठीक है भाई, और एक और है यहीं पर आपको ध्यान होगा, विजय स्तंभ जो है, इसी को ये बोल सकते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति। कहाँ पर है, कब की है, पहले तो ये देखो 1460 ईस्वी की है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके जो रचयिता तो वो है महेश। अगर उत्कीर्ण कर्ता की बात की जाए, उत्कीर्ण इसको करवाया था किसने, अत्रि ने। अत्रि ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ से जानकारी क्या प्राप्त होती है, कुंभा की विजयों का यहाँ से वर्णन मिलता है, कुंभा की विजयों का वर्णन। ठीक है, और विजय में किसका, यानी विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा, तो उसकी भी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज, ये किस, जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है वो विजय स्तंभ जो है उसमें कौन सी मंजिल पर है, तो विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं, 9 मंजिलें हैं। ठीक है, तो ये है भैया 9वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर स्थित है ये प्रशस्ति। ठीक है, और विजय स्तंभ से ये प्राप्त हमें होती है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर भाई, कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। क्लियर भाई, अगला जो हम पढ़ेंगे वो है देखो आगे, तो अगला है
जो है वो है एकलिंग जी के मंदिर का शिलालेख। मंदिर का शिलालेख, ठीक है। किसकी जानकारी यहाँ से मिलती है भाई? हम्मीर देव की यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी? हम्मीर देव, यानी कि हम्मीर जो है, हम्मीर से रायमल तक की वंशावली की जानकारी। जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है भाई। स्थित कहाँ है? वही चित्तौड़गढ़। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है भैया? चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। दूसरी चीज कब की है ये? तो ये इसकी ईस्वी सन की बात करें तो ये है 1488 ईस्वी की, ठीक है। इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसमें एक और जानकारी ये है कि अगर इसकी भाषा की बात करें हम, तो इसकी भाषा है नागरी लिपि है और संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा यहाँ पर है। और कितने श्लोकों में है एकलिंग जी की जो प्रशस्ति या शिलालेख है? इसमें कुल 101 श्लोक, ठीक है, 101 श्लोक हैं। अगर इसकी रचयिता की बात की जाए या उत्कीर्णकर्ता जो हैं, तो वो आते हैं भैया कौन? अर्जुन के द्वारा इसकी रचना की गई। तो ये इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये है एकलिंग जी के मंदिर की जो प्रशस्ति है। अगर इसकी बात करें कि इसको बनवाया किसने, तो रचना अर्जुन ने की, उत्कीर्ण भी इसने, लेकिन शासक कौन था इस वक्त? तो शासक थे हमारे रायमल। तो रायमल ने इसकी स्थापना करवाई। रायमल ने स्थापना, ठीक है भाई। तो रायमल ने इसकी स्थापना करवाई, ठीक है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो आपको ये याद रखने हैं कि इसके रचयिता कौन है। तो अक्सर ये रचयिता और उत्कीर्णकर्ता पूछे जाते हैं क्वेश्चनों में। तो एकलिंग जी की सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकलिंग प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। अगर पूछा जाए कि कब की है, तो 1488 की है। और कब, किसने, इसके रचयिता कौन है? अर्जुन है। इस समय शासक कौन था? तो रायमल था, ठीक है। इतनी जानकारी हमें यहाँ से रखनी है। क्लियर? तो अगली जो है वो आती है रायसिंह प्रशस्ति, ठीक है। रायसिंह जो है वो कहाँ के शासक हैं? बीकानेर के शासक हैं, ठीक है। अब आप कमेंट में ज़रूर बताना कि जो बीकानेर का राजवंश है उसके आदि पुरुष किसको माना जाता है, ठीक है। तो आप देखें, रायसिंह प्रशस्ति का निर्माण रायसिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? कर्ता कौन है? इसका निर्माण करवा था जैता के द्वारा। रचयिता थे भाई इसके जैता। कौन थे? ये एक जैन मुनि थे, ठीक है। इसमें क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त एक तो ये होती है कि जो बीकानेर का किला है, बीकानेर के किले का निर्माण की जानकारी, किले की बीकानेर किले की निर्माण की जानकारी, यहाँ से प्राप्त होती है। और स्पेशली किसकी? तो बीकानेर में भी हमें कैसे पता चलता है कि बीकानेर के किले के निर्माण की जानकारी? तो यहाँ पर स्पेशली ये उल्लेखित है कि बीकानेर का जो किला है, बीकानेर दुर्ग के सूरज पोल का निर्माण करवाया गया। दुर्ग के सूरज पोल का निर्माण,
ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अगली अगर वंशावली की बात करें तो राव बीका से लेकर बीका से राय सिंह तक की वंशावली की जानकारी, राय सिंह तक की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो राय सिंह प्रशस्ति है कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है और 1594 ईस्वी की है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा, जैता जो कि एक जैन धर्म के मुनि हैं, और यहाँ पर जो किस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है एक तो बीकानेर किले का निर्माण की जानकारी, दूसरी बीकानेर जो दुर्ग है उसके जो सूरज पोल है उसके निर्माण की जानकारी यहाँ से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा राव बीका से लेकर और राय सिंह तक के शासन जो वंशावली है और उनकी उपलब्धियाँ हैं उनकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, अगला है अगली जो आती है वो है आमेर का लेख या आमेर का शिलालेख। आमेर का लेख, ठीक है भाई, कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। और अगर इसकी ईस्वी सन की बात अगर करते हैं तो ये है लगभग 1612 ईस्वी में, और कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है, जयपुर आमेर में। ठीक है, क्या प्राप्त यहाँ से होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जमुआ रामगढ़ के किले का निर्माण, जमुआ रामगढ़ किले के निर्माण की जानकारी, एक तो ये प्राप्त होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये प्राप्त होती है कि इसी शिलालेख में या लेख जो स्तंभ लेख है उसमें आमेर का जो कछवा राजवंश को, कछवा है राजवंश को क्या किस नाम से जाना गया है भाई, कछवा जो राजवंश है उसको रघुवंश तिलक कहा गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है कि मानसिंह भगवंत दास, भारमल तथा पृथ्वीराज तथा, दोबारा से देख लो, मानसिंह, भगवंत दास, भारमल तथा पृथ्वीराज जो है उनका क्या है, क्रम से नाम देखने को हमें यहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें इन चारों का नाम एक साथ क्रम में दिया हुआ है, तो वो है आमेर का जो शिलालेख है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। कब का है, 1612 ईस्वी का है, जयपुर का है। इसमें जमुआ रामगढ़ का जो किला है उसके निर्माण की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो आमेर के कछवा राजवंश है उसको यहाँ पर रघुवंश तिलक के नाम से भी क्या है, जाना गया है। इतनी जानकारी हमें यहाँ से या इस शिलालेख से हमें जो है प्राप्त होती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं
आगे देखो अगला, मांडलगढ़ जो है, मांडल जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, क्या है? मांडल। मांडल में किसकी छतरी है भाई? जगन्नाथ। जगन्नाथ किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछवा की जो छतरी है, किसकी? जगन्नाथ कछवा, कछवा की छतरी। ठीक है, छतरी का लेख इसको बोल सकते हैं, जगन्नाथ कछवा की छतरी का लेख। मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर भैया जब जगन्नाथ कछवा हैं वो कहाँ को जाते हैं? मेवाड़ अभियान पर चलते हैं, तो यहीं पर उनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब मृत्यु होती है? 1613 ईस्वी में। ठीक है, और 1613 ईस्वी में ही यहाँ पर छतरी बनाई जाती है जगन्नाथ कछवा की। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है ये। यहाँ पर क्या बनाई जाती है? इनकी छतरी बनाई जाती है। यानी मेवाड़ अभियान से लौटते समय, मेवाड़ अभियान से लौटते समय जगन्नाथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, तो उनके मृत्यु की जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। कहां से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है उनकी छतरी है, और यहीं से ये चीज हमें प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। आगे जो बात करते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, तो आगे जो आती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, देखो कहां पर स्थित है? ये जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। ठीक है, मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था, इसमें डेट ऑफ ये नाम नहीं है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेवाड़ महाराणाओं के द्वारा, या मेवाड़ महाराणा के द्वारा मंदिर का निर्माण, मंदिर निर्माण। ठीक है भाई, निर्माण करवाया गया। दूसरी जानकारी हमें ये बप्पा से लेकर सांगा तक की वंशावली प्राप्त होती है। वंशावली की जानकारी, तो बप्पा से राणा सांगा तक की जो वंशावली है उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और एक चीज़ यहाँ से और प्राप्त होती है, वो क्या है? हल्दी घाटी का जो फेमस युद्ध है उसकी प्रथम जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो यहीं से प्राप्त होती है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है, युद्ध का वर्णन। तो भाई इतनी जानकारी हमें यहाँ से जो है प्राप्त होती है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 की है, और कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और इससे जो प्राप्त होता है वो ये है कि यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण मेवाड़ के राणाओं के द्वारा करवाया गया। दूसरा, यहाँ पर बप्पा से राणा सांगा तक की वंशावली की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और तीसरा ये कि यहाँ से हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो अभी क्लास को थोड़ा सा विराम देंगे, क्योंकि हम भी विराम ले लें, काफ़ी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का जो जितनी भी और शिलालेख वगैरह जो भी हैं, तो एक एक करके हम सबको डिटेल वाइज और ले रहे हैं। तो आप अच्छे से सारी क्लासें देखें। ठीक है, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।